जय श्री राम सभी को। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 7 मार्क्स का और एक 7 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यूज, पूरा 16 मार्क्स आता है एग्जाम में इस चैप्टर से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसको शुरुआत करेंगे हम। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सबसे पहले ये डबल टैक्सेशन होता क्या है वो समझेंगे, और ये कैसे डबल टैक्सेशन होता है वो देखेंगे। पहले मान लेंगे मिस्टर एक्स है, ये आर है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हमने सीएमए इंटर में रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में पढ़ा है। ये आर है, ये मिस्टर एक्स है। इसका इंडियन इनकम है 10 करोड़, जो कि टैक्सेबल होगा इंडियन पे रेजिडेंट रूल के हिसाब से 10 करोड़ टैक्स होगा। और इसका फॉरेन इनकम है 2 करोड़। इंडियन इनकम 10 करोड़ है, तो फॉरेन इनकम 2 करोड़। अब याद करो, आर में रेजिडेंशियल स्टेटस पे जो कि जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसका पूरा ग्लोबल इनकम टैक्स होगा। जितने भी इनकम कमाएगा वो सब टैक्स होगा। 10 करोड़ प्लस 2 करोड़ 12 करोड़, पूरा 12 करोड़ इंडिया पे टैक्स होगा। ग्लोबल इनकम जो होता है आर के केस में वो सब टैक्सेबल होगा इंडिया में। और जो अभी ये 2 करोड़ है, ये यूएसए में कमाया है, ये सोर्स रूल के हिसाब से ये 2 करोड़ भी यूएसए में टैक्सेबल होगा। अभी देखा जाए तो ये इंडिया पे रेजिडेंट रूल के हिसाब से पूरा 12 करोड़ हुआ, और इधर 2 करोड़ उधर कमाया करके सोर्स रूल के हिसाब से वो 2 करोड़ भी टैक्सेबल हुआ। मतलब ये 2 करोड़ रुपीज़ जो है, ये 2 करोड़ जो रुपीज़ है, 2 करोड़ दोनों कंट्रीज में टैक्सेबल हुआ है। ये 2 करोड़ जो है वो दोनों कंट्रीज पे टैक्सेबल हुआ है। इधर वही इसी को, ये 2 करोड़ ही डबल टैक्स हुआ है। ये डबल टैक्स इनकम इज 2 करोड़ रुपीज़। बिकॉज आर के केस में जो ग्लोबल इनकम है सब कुछ टैक्स होगा इंडिया में, और उस देश में कमाया करके वो देश वाला भी टैक्स लगाएंगे सोर्स रूल के हिसाब से। इंडिया में रेजिडेंट रूल के हिसाब से पूरा जो है 10 करोड़ प्लस 2 करोड़ वो टैक्सेबल होगा, एंड उधर 2 करोड़ टैक्सेबल होगा। इसलिए ये 2 करोड़ की जो डबल टैक्सेशन हुई है, इसी को अवॉइड करने के लिए, 2 करोड़ की डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये डीटीए चैप्टर है। डीटीए डबल टैक्सेशन। अब ये इधर 2 करोड़ जो है डबल टैक्स हुआ है, उसको अवॉइड करने का एग्रीमेंट होती है। वो एग्रीमेंट्स के हिसाब से अवॉइडेंस होती है। इसके बारे में हम देख लेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये जो 2 करोड़ जो है इसको अवॉइड कैसे करना है इस एग्जाम्पल में। बिकॉज ये आर है इंडिया में, एंड फॉरेन कंट्री में 2 करोड़ कमाया, वो 2 करोड़ भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, बिकॉज ग्लोबल इनकम टैक्स होती है आर की केस में। आर की केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। और एक जो शब्द जो याद रखना है, ये रेजिडेंट रूल एंड सोर्स रूल। रेजिडेंट रूल मतलब अभी इधर रेजिडेंट है करके इस हिसाब से पूरा इनकम टैक्सेबल कर दिया। सोर्स रूल, उधर सोर्स उधर कमाया करके उस हिसाब से सोर्स रूल के हिसाब से उधर टैक्सेबल हुआ। ये मेन एक कॉन्सेप्ट है, ये कैसे डबल टैक्सेशन होती है करके। एंड इसको सॉल्व करने के लिए रिलीफ्स कौन सा है। सबसे पहले जो है, सपोज इंडिया है एंड यूएसए है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तब क्या होगा, 2 सेक्शन के अंदर दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, दोनों के बीच एग्रीमेंट है, इसलिए इसको बायलैटरल रिलीफ, मतलब दोनों एक एग्रीमेंट करेंगे हम रिलीफ देंगे करके, इसलिए ये बायलैटरल रिलीफ है। ये सेक्शन 90 या 90A के अंदर मिलता है। एंड अगर दोनों के बीच में सपोज एग्रीमेंट नहीं है, इंडिया के बीच में एंड यूएसए के बीच में जब एग्रीमेंट नहीं है, डीटीए नहीं है, तब सिर्फ एक कंट्री रिलीफ देगा, यूनिलैटरल रिलीफ देगा। ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही कंट्री अंडर सेक्शन 91 रिलीफ देगा। जब 2 कंट्री रिलीफ देगा अंडर सेक्शन 90 ए एग्रीमेंट के हिसाब से, उसको बायलैटरल रिलीफ बोलते हैं। वो है सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A के अंदर। सेक्शन 90 कब बोलेंगे, जब दोनों कंट्री के बीच में, दोनों का गवर्नमेंट के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट, तब उसको बोलेंगे सेक्शन 90 के अंदर रिलीफ मिला है। अगर दोनों के स्पेसिफाइड एसोसिएशन, लाइक आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया यूएसए का, जब दोनों का स्पेसिफाइड एसोसिएशन के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, डीटीए होता है, तब बोलेंगे 90A के अंदर एग्रीमेंट हुआ है, रिलीफ मिला है। ये जो है जब डीटीए होते हैं ये बायलैटरल रिलीफ होती है, वो याद रखना है। एंड अब जो देखेंगे हम रिलीफ, अब जो रिलीफ पढ़े थे वो कितने प्रकार, वही बायलैटरल एंड यूनिलैटरल रिलीफ। ये जो बायलैटरल रिलीफ है, जब डीटीए होगा
तब मिलेगा, एंड यूनिलैटरल जब DTA नहीं होगा तब मिलेगा। इसमें सेक्शंस होगा सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। इधर सेक्शन होगा सेक्शन 91। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बायलैटरल रिलीफ, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जब DTA होगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तब रिलीफ कैसे मिलेगा दोनों कंट्रीज को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो मेथड है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। आज हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे और जो अभी है इसका नाम पढ़ेंगे, एंड एक दो जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड एंड टैक्स क्रेडिट मेथड। फिर इसके अंदर टैक्स एग्जम्पशन के अंदर फुल एग्जम्पशन मेथड एंड एग्जम्पशन विथ प्रोग्रेशन मेथड, इसके अंदर दो है। एंड जो टैक्स क्रेडिट मेथड पे डायरेक्ट क्रेडिट मेथड, इनडायरेक्ट क्रेडिट मेथड, स्पेशल क्रेडिट मेथड। एंड जो डायरेक्ट क्रेडिट पे फिर से फुल एंड ऑर्डिनरी क्रेडिट है, फुल एंड ऑर्डिनरी है। इनडायरेक्ट पे और एक नहीं है, इसका एग्जाम्पल है अंडरलाइंग और अंडरटेकिंग क्रेडिट मेथड, एंड इसका एग्जाम्पल है टैक्स पेयरिंग मेथड। जो भी अब अभी देखे है, क्या देखे हमने, बायलैटरल रिलीफ, मतलब जब दोनों कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा अंडर सेक्शन 90 एंड अंडर सेक्शन 90A, उस पर कितना मेथड से, दो मेथड से, टैक्स एग्जम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। एंड जो टैक्स एग्जम्पशन मेथड है उस पर फुल एग्जम्पशन एंड एग्जम्पशन विथ प्रोग्रेशन मेथड है। बस आज ये दो कवर करेंगे, टैक्स एग्जम्पशन मेथड कवर करेंगे। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में फुल है एंड एग्जम्पशन विथ प्रोग्रेशन है, ये दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो देखेंगे टैक्स एग्जम्पशन मेथड, TTA टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में सबसे पहला है फुल एग्जम्पशन मेथड। फुल एग्जम्पशन मेथड में जो है रेजिडेंट कंट्री मतलब जिस कंट्री पे बंदा ROR है, मतलब हमारा एग्जाम्पल में कौन है, हमारा एग्जाम्पल में इंडिया, रेजिडेंट कंट्री इंडिया बन गया। फिर रेजिडेंट गिव अप करेगा इट्स राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कितना, हमारे एग्जाम्पल में 2 करोड़ रुपीस, मतलब इंडिया गिव अप करेगा राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। सो प्रोविजन क्या है, रेजिडेंट कंट्री गिव अप करेगा इट्स राइट को टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। जो भी हमारे एग्जाम्पल में इंडिया में, क्वेश्चन में कुछ भी कंट्री हो सकता है, द रेजिडेंट कंट्री विल गिव अप इट्स राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। एंड सोर्स कंट्री मतलब जिस कंट्री पे इनकम अराइज हुआ है, हमारे एग्जाम्पल में क्या है, USA। सोर्स कंट्री will have exclusive right to collect tax on such income क्या है, इधर वही फॉरेन इनकम, इंडिया में इधर सच इनकम वही 2 करोड़ रुपीस। अभी देखा जाए तो इंडिया गिव अप करेगा एंड जो फॉरेन कंट्री सोर्स कंट्री है उसके पास राइट होगा टैक्स कलेक्ट करेगा, मतलब इंडिया वो 2 करोड़ रुपए में टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा एंड जो फॉरेन कंट्री है उस 2 करोड़ रुपीस में टैक्स करेगा। बस सिंपल है। रेजिडेंट कंट्री गिव अप इट्स राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम एंड सोर्स कंट्री हैव एक्सक्लूसिव राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन सच फॉरेन इनकम। बस इतना ही है। जो रेजिडेंट कंट्री होगा वो अपना राइट को त्याग करेगा, छोड़ देगा, एंड जो सोर्स कंट्री है वो राइट टू कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करेगा वो सच इनकम पे। इसके हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे होगा, फिर दूसरे मेथड का भी देख लेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है, चलो, शाम है, रेजिडेंट है, ROR है, हैज एंड फॉलोड इनकम्स फॉर द ईयर 25-26, जो प्रीवियस ईयर 25-26, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन UK। इंडिया पे है, मतलब ये क्या है, इन इंडिया, मतलब ये इंडियन इनकम है, ये इंडियन इनकम। फिर रॉयल्टी एंड पेटेंट्स आउटसाइड इंडिया, मतलब ये फॉरेन इनकम है, एंड पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, ये पास्ट अनटैक्स्ड है, ब्रॉट इनटू इंडिया, ये नॉन टैक्सेबल होगा, ये नॉन टैक्सेबल।
बिकॉज ये पास्ट अनटैक्सड है, ये ब्रॉट इनटू इंडिया, ये पुराने जो अनटैक्स इनकम जो है वो ब्रॉड इनटू इंडिया, इंडिया में लाया गया है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में भी हमने सी में इंटर में पढ़ा है, ये अनटैक्सेबल नॉन टैक्सेबल होता है ये वाला। सो और टैक्स पेड हम 1 2 3 एबो इनकम्स 90 75 20,000 रेस्पेक्टिव, ये सब हमको अभी इग्नोर करना है, ये सब भूत समझ लो और ये सब ज़रूरी नहीं है। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एंड रिलीफ अंडर टैक्स एग्जाम्पशन मेथड फुल मेथड, ये फुल मेथड पूछा है, जो बंदा जो है वो नॉर्मल रेजिम पे है। एंड क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है अंडर एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, ये उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले मेथड जो है फुल एग्जाम्पशन, फुल एग्जाम्पशन में देखो खुशी देख रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्याम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। पर्टिकुलर से अमाउंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, ये जो इंडियन इनकम है ये 7 लाख एंड IFRS ये फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम पे नील, एंड जो टैक्सेबल होगा 7 लाख पे टोटल नेट टोटल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 54,600। ये 54,600 कैसा है, 0 to 2.5 लाख नील है, बिकॉज ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख टू 5 लाख 5% है, 12,500 है। फिर 5 लाख टू 10 लाख 20% है, 2 लाख है, 5 लाख 7 लाख मतलब 2 लाख इंटू 20% 40,000 है, ये 52,500 प्लस इसको ऊपर 4% का HEC है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो 2100 ऐड किया होता है 54,600। ये सिंपल है, मतलब जो इंडिया में इनकम कमाया गया, जो इंडियन इनकम है उसको ऊपर टैक्स लगेगा बस, इधर टैक्स नहीं लगेगा IFRS के। इधर नोट 1 भी लिखा है हमने, नोट 1 पे क्या है देखेंगे। Under a full exemption method, resident country give up its right to collect tax on foreign income and source country has exclusive right to collect tax on such income। वही जो प्रोविजन है उसी को हमने लिखा है बिकॉज फुल मार्क्स आने के लिए बस। एंड हेंस 5 लाख फॉरेन इनकम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेल कंप्यूटिंग योर टैक्स लायबिलिटी, एक्सक्लूड किया गया है वेल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी। सिंपल है, जो इंडियन इनकम होगा बस वही टैक्सेबल होगा अंडर मेथड 1, दैट इज फुल एग्जाम्पशन मेथड। अभी जो मेथड 2 है, मेथड 2 सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रोविजन पढ़ेंगे। बस यही क्वेश्चन है, फिर नीचे दिया है एग्जाम्पशन विथ प्रोग्रेशन मेथड, एग्जाम्पशन विथ प्रोग्रेशन मेथड उसको देखेंगे। पार्ट बी में देख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्याम फॉर द असेसमेंट ईयर 2026। इधर खुश ही गया है, इधर देखो ये खुश है, ये उतना खुश नहीं है, मतलब कुछ तो लोचा है इसमें। चलो सबसे पहले इनकम फ्रॉम इंडिया, या कि इंडियन इनकम जो है रेजिडेंट कंट्री का 7 लाख रुपीज़ है। इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री सोर्स कंट्री 5 लाख, दोनों लिया है। नेट टोटल इनकम लिया है 12 लाख, दोनों ऐड किया है। एंड टैक्स बिफोर रिलीफ, ये 12 लाख पे कितना टैक्स लगेगा सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है हमको। कितना टैक्स लगेगा वही 0.2.5 नील है, फिर 2.5 to 5 12,500, फिर 5 to 10 लाख 1 लाख रुपीज़ है, फिर एबो 10 लाख जो 2 लाख रुपीज़ है इसका 30% 60,000 कितना आएगा 172,500 आएगा। इसको ऊपर 4% सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किया तो 1,79,400 रुपीज़। ये टैक्स कैलकुलेशन बहुत आसान है बिकॉज ये नॉर्मल रेजिम है, बस 1,79,000 ये सेस ऐड करना मत भूलना है, 4% का सेस हमेशा यार ऐड करना है। 1,79,400 रुपीज़ इधर तक आया है, 1,79,400 रुपीज़। अब इसको क्या करना है, 1,79,400 से हमको एक रेट निकालना है, वो कि एवरेज टैक्स रेट। ये एवरेज टैक्स रेट क्या होता है वो देखेंगे। एवरेज टैक्स रेट क्या होता है, टैक्स बिफोर रिलीफ डिवाइडेड बाय नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम, बस इससे इंटू 100 किया तो एवरेज टैक्स आएगा, मतलब 1,79,400 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 किया तो एक रेट आएगा 14.95%। इसी को बोलता है एवरेज रेट, एवरेज टैक्स रेट, एवरेज रेट, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट। ये रेट को क्या करना है, अभी हम जो रेट आया उसको फॉरेन इनकम से मल्टीप्लाई करना है, कितना फॉरेन इनकम इंटू एवरेज रेट, 5 लाख इंटू 14.95%। ये 14.95% कैसे आया, ये 1,79,400 को डिवाइड बाई 12 लाख किया इंटू 100 किया, ये 14.95% है। अभी 5 लाख इंटू 14.95% किया तो 74,750 आएगा। बस उनको बस इतना रिलीफ मिलेगा, लेस करना है रिलीफ अंडर एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड 74,750।
अभी जो 1,79,400 मैंने 74,750 किया तो 74,750 किया तो टैक्स आफ्टर रिलीफ कितना है 1,04,650 1,04,650 मिलेगा। बस इतना रिलीफ मिलेगा हमको इस वाले मेथड से। अभी कंपेयर करके देखा तो पिछले वाले पे टैक्स कितना है 54,600 एंड इस वाले पे टैक्स कितना है 1,04,650। बिकॉज इधर रिलीफ से पहले हम जो ये पूरा जो फॉरेन इनकम है उससे भी पहले हमने रेट निकाला है। ये फॉरेन इनकम को भी ऐड करके टोटल इनकम पे उससे जो टैक्स कैलकुलेट करके उससे हमने एक रेट निकाल के उस रेट से जितना होता है टैक्स उतना रिलीफ दिया है। जो फॉरेन इनकम पे अगर ये फॉरेन इनकम अगर इंडिया पे होता तो इतना इतना टैक्स लगता है करके बस इतना रिलीफ दिया हमने। इधर तो पूरा रिलीफ दे दिया था। लेकिन ये फॉरेन इनकम अगर इंडिया पे होता तो इतना टैक्स लगता है इस पे करके इतना टैक्स का एग्जेम्पशन दिया। इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन। हमने ये इसको प्रोग्रेस किया मतलब ये रेट के हिसाब से ये यूनिटरी मेथड से हमने रेट को यूनिटरी मेथड से करके इतना ही रिलीफ दिया जितना अगर इंडिया पे होता उतना रिलीफ इतना टैक्स लगता है करके बस इतना ही हमने रिलीफ दिया था इस पे। इसका अगर हम प्रोविजन पढ़ लिया तो आपको एक बार क्लैरिटी आ जाएगा। इसका प्रोविजन क्या है? exemption with progression method, exemption with progression here income from source country, income from जो source country उधर जो उस वाला क्वेश्चन पे कितना था income from source country 5 लाख था है ना 5 लाख is considered by the resident country इंडिया कंसिडर करेगा किस लिए only for the rate purpose only for the computation of rate। ये 5 लाख को भी कंसिडर करके एक टोटल इनकम आया था। टोटल इनकम मतलब ये 5 लाख को पहले कंसिडर किया था इसको ऊपर हमने टैक्स भी निकाला। ये टैक्स किस लिए निकाला है सिर्फ कैलकुलेट करना है हमको एक एवरेज रेट ओनली फॉर द रेट। ये रेट के लिए ये 5 लाख को भी हमने कंसिडर करके एक टैक्स निकाल लिया था ये 12 लाख पे 7 लाख प्लस 5 लाख इस करके इसके ऊपर टैक्स निकाल के इसको ये जो 5 लाख क्यों कंसिडर किया बिकॉज ये एवरेज रेट निकालना था हमको इसलिए ये 5 लाख को कंसिडर किया है। इसलिए ये प्रोविजन क्या बोलता है एग्जाम्पशन विद प्रोविजन मेथड हियर इनकम फ्रॉम सोर्स कंट्री इज कंसिडर्ड बाय द रेजिडेंट कंट्री ओनली फॉर द रेट पर्पस और रेट कंप्यूटेशन। जो फॉरेन इनकम है उसको भी कंसिडर करके हम एक टैक्स निकालेंगे। सबसे पहले उस टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे एक रेट आएगा एंड उस रेट को फॉरेन इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे बस उतना ही एग्जाम्पशन देंगे। क्लियर? ये सम आप फिर से देख लो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। देखो पहले हमने 5 लाख को कंसिडर किया। ये 5 लाख क्यों कंसिडर किया बिकॉज हमको एक रेट निकालना था। ये रेट निकालता 14.95 निकालना था। ये 5 लाख कंसिडर करके हमने टैक्स निकाला। ये टैक्स से हमको ये टैक्स को बिफोर रिलीफ और टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड करके हमने एक रेट निकाला है। वो रेट क्यों निकाला है सिर्फ ये फॉरेन इनकम जो है इसे मल्टीप्लाई करके इतना एग्जेम्पशन दिया है। ये 5 लाख को इसलिए कंसिडर किया ताकि हमको ये 14.95 वाला रेट मिल सके। क्लियर? ठीक है हम प्रोविजंस को वापस से देखेंगे। सबसे पहले तो ये तो बहुत आसान है। जो रेजिडेंट कंट्री होगा इंडिया गिव अप करेगा इट्स राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम एंड सोर्स कंट्री हैव एक्सक्लूसिव राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन सच इनकम। इंडिया जो है वो गिव अप करेगा टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगा फॉरेन इनकम पे एंड जो सोर्स कंट्री होगा फॉरेन कंट्री होगा उसके पास राइट होगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। एंड सेकंड मेथड में एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मतलब वही यूनिटरी मेथड आप याद कर लो यूनिटरी मेथड से। एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड हियर इनकम फ्रॉम सोर्स कंट्री जो फॉरेन कंट्री से इनकम होगा उसको कंसिडर करके हम एक टैक्स निकालेंगे। उस टैक्स से हम एक रेट निकालेंगे। हियर इनकम फ्रॉम सोर्स कंट्री इज कंसिडर्ड बाय द रेजिडेंट कंट्री ओनली फॉर द रेट पर्पस और रेट कंप्यूटेशन पर्पस। बस क्लियर? आज के लिए बस ये 2 मेथड काफ़ी है। हमने कौन सा कवर किया है फुल कवर कर लिया एग्जाम्पशन कवर लिया। फिर अगले क्लास में हम टैक्स क्रेडिट मेथड के बारे में देख लेंगे। अभी बायलैटरल रिलीफ चल रही है जब दोनों के बीच में DTAA होगा। DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर दोनों के कंट्रीज़ के बीच में उसमें रिलीफ कैसे मिलेगा जो SSC को रिलीफ कैसे मिलेगा वो देख रहे हैं। उसमें टैक्स एग्जाम्पशन मेथड हमने स्टार्ट किया उस पर फुल एग्जाम्पशन मेथड रेजिडेंट कंट्री गिव अप करेगा उस राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम एंड सोर्स कंट्री जो है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा टू कलेक्ट टैक्स ऑन सच फॉरेन इनकम या सच इनकम। बस
एंड एग्जाम्पशन मेथड में क्या होगा, एग्जाम्पशन मेथड में इनकम फ्रॉम सोर्स कंट्री इज कंसिडर्ड बाय द रेजिडेंट कंट्री ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेट कंप्यूटेशन और रेट पर्पस। जो सोर्स कंट्री का सोर्स इनकम है, सोर्स कंट्री का इनकम है, वो रेजिडेंट कंट्री से कंसिडर किया जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेट कंप्यूटेशन। बस ये हुआ आज के लिए इतना ही है। फिर अगले क्लास में हम ये वाला मेथड से चालू करेंगे, इसका एक बार फिर से रिविजन करके ये वाला मेथड से स्टार्ट कर लेंगे। चलो।